तो याद होगा कि पहले जो कारें बनाई गई थी तो वो तो ये जो रिक्शाएं इस तरह की थी। अच्छा, साइंस और अकीदे में यही बौद्ध है और तजाद है। साइंस के बुनियादी है क्वेश्चन इट, improve it, change it, keep it in constant flux and change। और अकीदा तो अकीदा है, आप ज़ेरो ज़बर का फर्क नहीं कर सकते। तो मार्क्स ने कहा था कि सोशलिज्म जब आएगी, फ्रेंच इनकलाब से वो तजुर्बा था कि सारे यूरोप ने मिलकर फ्रेंच इनकलाब को तबाह किया, इसलिए उसे भी खदशा था कि एक मुल्क में आएगा सोशलिज्म तो काम नहीं चलेगा। इसलिए उसने शर्त लगाई थी कि जब सरमायादारी अपने आखिरी मंजिल पर होगी, उसके गर्भ में से, उसके बतन में से सोशलिज्म तैयार होगी, तो फिर इनकलाब आना चाहिए। और 3 मुल्कों में कम अज़ कम होना चाहिए वेस्टर्न यूरोप के, कि जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड। ये तो एक मुल्क में आ गया। लेनिन ने कबूल किया कि दिस इज नॉट द मॉडल रेवोल्यूशन दैट इज टू बी देयर। ट्राट्स्की ने आपको बताया, उसने कहा कि नहीं, जर्मनी में इनकलाब आ रहा है, तुम उसकी मदद करो, इधर इनकलाब मत लाओ। लेकिन उसने कहा कि हम इक़्तिदार पर कब्जा करके, आप जो कहते हैं कि सोशलिज्म के लिए हालात साजगार नहीं हैं, तो हम क्यों ना इक़्तिदार पर कब्जे का ये जो मौका इत्तफाकन जंग की वजह से मिल गया, इज अ प्योरली ए वर्ल्ड हिस्टोरिकल एक्सीडेंट, उसका फ़ायदा लेकर हम कब्जा करके और सोशलिज्म को सरमायादारी तैयार करे, उसके बदले हम क्यों ना करें इक़्तिदार पर कब्जा करके। अच्छा, मिडिल क्लास जो मजदूर है वो मार्क्स के ख्यालात के पीछे कैसे चल सकता है? जी, आपकी मिडिल क्लास जो मजदूर है वो मार्क्स के ख्याल के पीछे कैसे चल सकता है? कोई भी एनीबॉडी, एक साइंस है, मसलन फिजिक्स है, आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि द लॉज करेक्ट हैं। तो ये जो सारे लोग हैं जो मार्क्सिज्म को पढ़ेंगे, मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी तरह सारे लोग समझ लें, दे विल फाइंड दैट दिस इज द बेस्ट वे टू डू थिंग्स। लेकिन मार्क्सिज्म चीज़ों को स्किप करने का हामी नहीं है। यानी मार्क्सिज्म के उसूल 2 किस्म के, एक तो धरती को समझा जाए, कायनात को, इंसानी समाज को और इंसानी सोच को, इसकी साइंस है जदली मादियत। एक तो है चीज़ों को समझना, दूसरा है उस इल्म को अप्लाई करना। तो अप्लाई तो मुख्तलिफ मराहल में किया जाएगा। वो कोई डागमा नहीं है, वो कोई हदीस नहीं है, वो कोई किताब नहीं है, वो ये कि एक जनरल है। सही, आपको मुराद है कि हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है, उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद, थोड़ी भी ज्यादा भी, बहुत ज्यादा भी। मसलन एशिया में एक है, लातिन अमेरिका में दूसरा होगा, एक दौर में एक होगा। रूस के ज़माने में एक बात थी, उस मार्क्सिज्म और पेरिस कम्यून के ज़माने में दूसरी थी। दिस इज जस्ट अ साइंस। जैसे आज साइंस कितनी तरक्की कर रही है, सोशल साइंस पे हमेशा बैन रही है। अच्छा पलीजी साहब, आपके बारे में एक ख्याल है और वो ये कि आप हमेशा, वैसे तो आप मजदूरों के, हारियों के, किसानों के मामले में बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन आपके बारे में एक ये भी कहा जाता है कि आप एंटी पंजाब हैं। मैं एंटी पंजाब तो हूँ, लेकिन इसी माने में जैसे मैं एंटी सिंध हूँ। मसलन मैं वडेरों के खिलाफ बोलता हूँ सुबह शाम। मैं सिंध के महबूब तरीन वडेरों का नाकिद हूँ। 2 जागीरदार तबके के बड़े हीरो हैं हमारे सिंध के और पाकिस्तान के, नाम भी बता दें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और GM सैयद साहब। मैं कहता हूँ जितना इन हजरात ने नुकसान पहुंचाया सिंध को, किसी और ने नहीं पहुंचाया। इसी मायने में उनका भी खिलाफ, इसी मायने में अमेरिका के खिलाफ हूँ, इसी मायने में बलोच सरदारों के खिलाफ हूँ, जिस हद तक वो क्लैश करता है। लेकिन नॉट इन जनरल। पंजाबी अवाम के जितने पंजाब में मेरे दोस्त हैं, कहीं और नहीं है। अब हम बुल्ले शाह के खिलाफ तो नहीं हो सकते ना, फैज़ अहमद फैज़ के खिलाफ नहीं हो सकते। लेकिन अभी आपने जुल्फ़िकार भुट्टो का नाम लिया, आप तो पीपल्स पार्टी के आजकल हामी हैं। मैं हमेशा पीपल पार्टी का हारी हूँ। मैं तो भुट्टो साहब का भी हामी था, हूँ आज भी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो असल पाकिस्तान था वो तो 1940 वाला था। लियाकत अली ने उसको दूसरी डायरेक्शन में चला दिया, जैसे खोखरा पर रवाना कर दिया। जो गाड़ी लाहौर जानी थी उसको खोखरा पर रवाना कर दिया डेलिबरेटली। एक तो वो झटका था। फिर जो कुछ रहा सा था 1970 में बंगाल को भेज के परमानेंट मेजॉरिटी के हवाले कर दिया। पाकिस्तान इसलिए बना था कि हमारे हिंदू भाइयों की दायमी मेजॉरिटी थी और असेंबली और पार्लियामेंट उनके हाथ का खिलौना बन गई थी। यानी वो अब मेजॉरिटी में थे, जो फैसला करें परमानेंट मेजॉरिटी। आप एक शख्स को गलत समझते हुए फिर उसकी पार्टी एक गुजारिश, बंगाल के जाने के बाद वो तो परमानेंट मेजॉरिटी हो गई हमारे पंजाबी भाइयों की, जिनके रिश्ते साम्राज्य से रोज़े अज़ल से हैं। रंजीत सिंह से 1847 से अमृतसर के मायदे के बाद पंजाबी आर्मी तो हमेशा साम्राज्य परस्त रही है। टू दिस डे आज भी उनके ताल्लुकात पाकिस्तान से कम हैं, उनसे ज़्यादा हैं।
जिसको हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, इसके बुनियाद तो उन दिनों में है जब फ्रेंच जनरल पंजाब आर्मी को ट्रेनिंग देते थे। उस जमाने से आर्मी तो हमेशा साम्राज्य परस्त रही है। हमारे ये जनरल हजरात है, आर्मी तो बेचारी हमारी है, लेकिन वो जो जनरल हजरात हैं, मैंने कहा कि इन्होंने हमें एक परमानेंट मेजॉरिटी का गुलाम बना के दिया, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। क्योंकि ये जो इम्बैलेंस है, एक तरफ एक सूबा परमानेंट मेजॉरिटी बन गया हमेशा के लिए। पानी होता है ना, वो कहते हैं हम नहीं देते, अखबार पढ़ते हैं ना जी हाँ। पंजाब से आता है कि हम नहीं देते, नहीं देते, बस नहीं देते। और मुशर्रफ को चूंकि सदर रहना है, इसलिए दरियाओं को, सिंध को सुखा के, तबाह करके, बर्बाद करके अपनी 2 कौड़ी की नौकरी के लिए वो दरिया दे रहा है। आप क्या कर सकते हैं इस पाकिस्तान में? दिस इज नो पाकिस्तान। ये तो नाम आप लगा दें, एक ठरे का दुकान हो, उधर लगे कि मदरसतुल इस्लाम। बात हो रही पानी की कमी पे, तो आप कालाबाग डैम के इतने शदीद मुखालिफ क्यों हैं? मैं कालाबाग डैम का शदीद मुखालिफ नहीं हूँ। मैं 6 दरियाओं में जो आधा हिस्सा हमारा था उसका मुखालिफ हूँ कि वो हमें नहीं मिल रहा है। कालाबाग डैम तो दूसरी बात है, लेटेस्ट है वर्जन। मेरा सवाल तो 1859 से शुरू होता है, जब पंजाब के रूलिंग क्लासेस ने हमारा हिस्से का पानी डाइवर्ट किया, आज तक डाइवर्ट किया है। 6 दरियाओं में 5 खा गया हमारे रूलिंग क्लास के भाई। मैं कहता हूँ भाई साहब आओ बैठें, फहातु बुरहानकुम इन तुम सादिकीन। वापदा के सदर साहब थे, जनरल साहब जुल्फिकार अली। मैंने कहा बैठो, हमारा सिंध का हिस्सा जितना पानी वो हमें दें, उतना दे। उन्होंने कहा बात करेंगे, भाग गया। तो हम तो कहते हैं भाई हैं, सिंधी में कहते हैं 2 भाई और तीसरा भाई है हिसाब किताब। हिसाब करो, 5 दरिया खा गए हैं। कालाबाग डैम तो ऐसा ही है। हम तो इसके जो पहला बने, हम उसके खिलाफ हैं। हाँ, ये गलत प्रबंधन करते हैं कालाबाग। हम कहते हैं दरियाए सिंध के पानी का जो बचा कुचा हमें सरप्ले है, वो भी तुम बंद करके उसको दे रहे हो, क्योंकि तुम फैसला कर चुके हो कि पाकिस्तान को खत्म करना है। अच्छा। इसलिए पानी तुम उधर रोक देते हो। पानी ले लो, फिर इनको छोड़ दो, सिंध दफा हो जाए, खत्म करो, फिनिश। जमीनें बेच दोगे अमेरिकी कंपनी उससे के साथ, लूट के, खत्म करके, तबाह करके इन लोगों को, करोड़ों आदमियों को भूखों मरवा के तुम पानी उधर दे रहे हो ताकि तुम्हें 6 साल और नौकरी मिले। आप इतनी प्रोग्रेसिव फिक्र के हामिल हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो आपके नक्शे कदम पे चल रहा हो, या आपको नजर आ रहा हो कि आगे जाके मेरे ही स्टेप्स, मेरे ही जूतों में पाँव डालेंगे? देखें, घर में कभी कभी एक आदमी खास ख्याल का होता है। हुजूर के ज़माने में हुजूर आए थे, लेकिन उनके चचा, आपने देखा क्या हुआ था। हज़रत अली के सिवा बाकी उनके जो अजीज़ करीब थे, हज़रत हमज़ो भी मुसलमान नहीं होते पहले, बाद में देते। तो ख़ानदान में कभी कभी एक ही आदमी होता है। अब आपके सारे जो हैं वो इस तरह आप तरह होशियार हों या ना हो मुझे पता नहीं, या इतने जैसे आप खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हों या ना हो, आदमी वेरी करते हैं एक फैमिली में। लेकिन मेरे ख्याल में उनका ट्रेंड वही होता है। हमारे यहाँ हमारा घर प्रोग्रेसिव है, यानी ज़्यादातर। अच्छा। मेरी बहनें, मेरी माँ अनपढ़ थी मुकम्मल तौर पर, लेकिन जब मुजीबुर रहमान उनका चक्कर चल रहा था तो वो इसमें थी कि बंगाल को आज़ादी मिलनी चाहिए, उनको हक होना चाहिए। बहुत प्रोग्रेस थी, क्योंकि मैं उनका दोस्त था अम्मी का। मैं किताबें पढ़ के, वो अनपढ़ थी, मैं उनको पढ़ के सुनाता था। अच्छा। फिर मैंने बहनें पढ़वाई। अच्छा। हमारे यहाँ ये था कि गांव में 3 जमातें, कोई लड़की पढ़ेगी तो वो यारों के साथ भाग जाएगी, इसलिए स्कूल लड़कियों का नहीं खोलना है, शरीयन जायज़ नहीं है, लड़कों को नहीं पढ़ना है। तो मैंने अपनी बहनों को पढ़वानी स्कूल कायम किया, बच्चों के लिए पढ़वाया भी। अच्छा। और मेरी बहन जो MA थी उसको मैंने मुला मकतब में उस्तानी करके रखा, जिसको गवर्नमेंट की तनख्वाह नहीं मिलती थी। अच्छा। और लोगों ने, हमारे गांव ने उसका बायकाट किया। अच्छा। कि ये जायज़ नहीं, ये लड़कियां भाग जाएंगी। मैंने कहा जो भाग गई वो गई, लेकिन जो बचेंगी वो हमारी हैं। तो इस वजह से सिंधियानी तहरीक जो एशिया की सबसे एडवांस्ड मूवमेंट है देहाती की, वो हमारे घर से शुरू हुई थी। अच्छा, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में जो आज आप हैं रसूल बख्श पलीजो साहब, आपको कुछ कमी लगती है इस मोमेंट पे? हाँ, कमी तो बहुत है। क्या है? मतलब मुझे रेस्ट नहीं है। अच्छा। मैं इंतहाई हुस्न परस्त आदमी हूँ, तो मैं बच्चे में बैठ के, मैं टीलों पे, पहाड़ी टीलों पर बैठ के तन्हा मैं बैठा करता था, नावल लेके। अंग्रेजी नावल में पढ़ता था बचपन से। अंग्रेजी का जुनून था लोगों को, अंग्रेजी ना आती थी तो किसी काम का नहीं है। तो 5th जमात से मैंने अंग्रेजी नावल पढ़ने शुरू किए। अच्छा।
तो वो मैं किताबें लेके उसमें वो जो हीरोइन वगैरह होते थे, हीरो दास्तान, वहाँ जाके तन्हा में बैठता था, खाता हुआ था। अब भी यही करते हैं? अब भी पढ़ता हूँ मैं। अच्छा। लेकिन वो टाइम नहीं मिलता पढ़ाई का, नावल का, शायरी का। शायरी का मैं बहुत इंतहाई मुझे है। अच्छा, किसको पढ़ते हैं? शायरी किसकी पढ़ते हैं? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। ओके। तो मेरे स्पेशलिस्ट हैं शायरी मुझे यूनानी, अच्छा, लातीनी, संस्कृत प्योरली फिजिकल। और बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम भी नहीं है कि आपको इन जबानों पे अबूर भी है। मुझे जबान पे अबूर नहीं है, मैंने पे? इनको ट्रांसलेशन पढ़ा है, फारसी में पढ़ जाता हूँ। ये तारीख हिंदुस्तान की सारी मैंने फारसी में पढ़ी है। बंगाली वगैरह न्यूज़ वगैरह होंगी मैं समझ लूँगा, बलोच न्यूज़ होगी तो मैं समझ लूँगा, पश्तो समझ लूँगा, और रशियन अल्फ़ाबेट मुझे आती है। हिंदी तो खैर पढ़ता है आदमी, मुझे कुछ जुबानें आती हैं, लेकिन इन ट्रांसलेशन मैंने आलमी अदब पढ़ा है, खुसूसन जो एडवांस लिटरेचर है। अच्छा। फ्रेंच, इंग्लिश, लातीनी, यूनानी, संस्कृत, चीनी, जापानी, फारसी और अरबी। अच्छा। उर्दू तो खैर है, आई एम स्टूडेंट, एडवांस स्टूडेंट ऑफ उर्दू लिटरेचर। तो ये है अब पढ़ने की मुझे अच्छा, फारिग औकात में पढ़ना ही पसंद करते हैं या फिर म्यूजिक से भी कुछ दिलचस्पी? म्यूजिक से बहुत बेपनाह। मेरी माँ गाती थी। अच्छा। हमारे यहाँ गाना शरन जाज नहीं था। अच्छा। देवबंदी मुला थी ना, हमारा गांव वहाबी बन गया था। अच्छा। हमें वहाबी नाम नहीं सुना था, लेकिन वो कहते कि शरीयत में जायज नहीं है, गाना वाना नहीं है। अच्छा। तो मेरी माँ गाती थी, उनका चचा एक थे वो गाते थे। तो बचपन से मैं जब छुट्टी पे कराची से जाता था, अपनी एक टूफी थी उसको कहता था कि मुझे गाने सुनाओ। अच्छा। तो मुझे सारा मेरे लिए वक्फ थी, वो आके मुझे गाना सुना दी। अच्छा। फिर जो फकीर में तो इनको सुना, लेकिन अब किनको सुनते हैं? अब मेरी बीवी जरीना बलोच, वो जबरदस्त यहाँ की इनकलाबी नगमे भी गाती थी, उर्दू में भी, फैज को भी गाती थी। अच्छा। लेकिन सिंधी में, और वो बड़ी रेवोल्यूशनरी लेडी थी, मैंने उसको तरबियत दी, सिंधानी तरीक की रहनुमा थी। अच्छा। तो हम हमारे घर में होते थे। फिर आबदा परवीन से हमारी दोस्ती है, उनके शोहर से हमारी दोस्ती है, मेहदी हसन साहब उधर आते थे। सिंध के जो टॉप गाने वाले थे वो माई भागी, वो मेरे घर आते थे। अच्छा। क्योंकि मेरी बीवी रेडियो पे सिंगर थी, टीवी पे आर्टिस्ट थी। अच्छा। इसलिए सारी उसकी दोस्त थी। अच्छा। हमारा घर में ये धुनें बनती थी, सारा दिन लगे होते थे। ओके, थैंक यू वेरी मच रसूल बख्श पुलेशर साहब, आप यहाँ आए। मुझे तो आपके इंटरव्यू करने में बड़ा मजा आया। आई एम श्योर कि आपको देने में भी आया होगा। आई एम सो ग्लैड, इट्स अ प्लेजर एंड अ प्रिविलेज। सो डू आई, थैंक यू वेरी मच। So let's get back to Dubai studio where you are going to join the Zima for news.